तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में, जो कि मैंने कल आपको बताई थी सारी चीजें। आज हम उस पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे इसकी स्ट्रेटेजीज बनानी होगी, कैसे तैयारी करें, कहाँ से पढ़े और क्या सोर्स अपनाना चाहिए जिससे हमारा सीटेट एक ही बार में अच्छे नंबरों से निकल जाए। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, क्योंकि अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो एक तरह से पात्रता परीक्षा होती है। पास करने के बाद आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में इंडिया के किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का होता है और ये हर स्टेट में एलिजिबल होते हैं इसमें, हम अगर पास हो जाते हैं तो। अब इसी बात हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या अपनानी होगी, पहले हमें तैयारी कैसे करनी होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना होगा। सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, क्या मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पता करनी होती है। तो सिलेबस आपको आराम से मिल जाएगा, आप सिलेबस देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस हो जाने के बाद, सिलेबस पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बार। सीडीपी 30 नंबर का होता है, हिंदी और हिंदी इंग्लिश आप जो भी इसमें लेना चाहे वो 30 नंबर के होते हैं। तो उसमें से एक अगर आप लेंगे तो 30 नंबर का। फिर ईवीएस होता है 30, मैथ 30, और उसके बाद जो मैंने आपसे कहा एक सब्जेक्ट आपका जो भी होगा वो। तो इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स हो गए काउंट। अब इसके बाद सारा मतलब 150 मार्क्स का होगा एग्जाम। उसमें से आपको जो ओबीसी वाले हैं, एसटी एससी, इनको 82 नंबर लाना होता है और जनरल वालों को 90 नंबर लाना होता है। अब क्योंकि 90 नंबर के हमें ऊपर ही लाना होगा, हमें सिर्फ पास होने से अटकने से मतलब नहीं है, बल्कि हमें एक अच्छा स्कोर भी करना है। आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये भी जरूरी नहीं है कि आप 130 140 नंबर लेकर आए, वो आपकी अपनी तैयारी के ऊपर है। बट अगर हम ये सोचे कि नहीं हमें इतने ही नंबर लाना है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आप तो क्वालिफाई कर लीजिए, 90 मार्क्स के ऊपर आप क्वालिफाई अपना कर लीजिए, ताकि आप एक सेफ जोन में आ जाए। क्योंकि जब आप किसी भी, आपका अपना स्टेट होगा, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, कोई भी स्टेट हो, तो उसमें आप 82 नंबर में तो आपका चल जाएगा। लेकिन जब आप अदर स्टेट जाते हैं तो अदर स्टेट में आपको 90 नंबर मांगता है। जैसे अभी आपने देखा बीपीएससी में बहुत सारे लोगों को निकाला गया, क्योंकि उनका मार्क्स जो था वो 90 के अंदर था। और मेरा भी सीट, जब मैंने टीआरई 2 दिया था तो उसमें भी मेरे 90 के अंदर ही थे, तो वहां पर मेरा भी नहीं होता। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी और मेरे नंबर कैसे बने थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, लगभग हमारा 2019 में कंप्लीट हो गया था डीएलएड। उसके बाद से आपको पता है कि यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आई, इस वजह से किसी भी यूपी टेट उस समय हमारा निकल गया था, मेरा निकल गया था, लेकिन इसके बाद वैकेंसी नहीं आई, जिसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर भी एक सोचा कि जब यूपी टेट निकल गया तो सीटेट क्या मतलब इम्पोर्टेंट है निकालने का, तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2019 में तो नहीं निकाला था, मतलब दिया ही नहीं था एग्जाम। 2020 में उसमें भी आपको पता है कोरोना लग गया था, तो दिसंबर के आसपास का दिया था, मेरा नहीं निकला। फिर 2021 आया, 21 में भी मैंने जुलाई वाला दिया था, उसमें भी मेरा नहीं निकला। उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि मतलब क्यों नहीं निकल रहा है। तो मैंने एक चीज देखी कि मैं बिल्कुल तैयारी नहीं करती थी, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं तैयारी नहीं करती थी। एक हफ्ते की तैयारी होती थी, वो भी एक रफली, क्योंकि उस समय जो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर नहीं थे। जब राजस्थान में रीट हो रहा था, तो रीट के टाइम में एक मैम की मैंने क्लासेस देखी थी, शालू मैम करके उनका नाम, शालू धवन। तो उनकी क्लासेस देख के मुझे सीडीपी बहुत अच्छे से समझ में आ गई और मैंने बहुत अच्छे से उनके नोट्स भी बनाए थे, प्रिपेयर किए। और उसके बाद सिर्फ मतलब उतना पढ़ने, नोट्स बनाने की वजह से ही मेरे काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। उसके बाद जो 2021 में आप लोगों को पता है ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन एग्जाम हो गया था। तो ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से पहली बार जब हम लोग ने सीबीटी मोड पे एग्जाम दिया था, तो उसी मेरा फर्स्ट टाइम एग्जाम निकला, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। लेकिन उसमें भी मेरा प्राइमरी, मतलब मेरा अभी तक प्राइमरी जो पेपर 1 है, पेपर 2 दोनों ही नहीं निकला था। तो इसमें मेरा प्राइमरी भी निकल गया और पेपर 2 भी निकल गया, लेकिन पेपर 2 में मेरे 90 से ऊपर नंबर नहीं आ पाए। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब इसकी जरूरत ही नहीं है, तो क्योंकि उसके बाद जूनियर की भी वैकेंसी नहीं आई यूपी में, तो इसलिए मैंने फिर सीटेट पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मेरे 90 से ऊपर नंबर आ चुके थे, इसलिए मैं सेटिस्फाइड थी। लेकिन जब यहाँ पर टीआरई 2 या मैं 6 to 8 की वैकेंसी आई, तो उसमें मुझे लगा कि मुझे इसे क्वालिफाई करना चाहिए। तो इसके, लेकिन यहाँ पर आपको पता है 55% जो 55% मार्क्स थे, उसमें
जो जनरल कैटेगरी की फीमेल्स थी उनको लिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि सिर्फ बिहार की महिलाओं को लेंगे। इस वजह से मैंने भी सीटेट जो दिसंबर में हो रहा था उसका फॉर्म नहीं डाला था। जनवरी में जो हुआ एग्जाम उसमें मैंने फॉर्म नहीं भरा, लेकिन जब इन्होंने जब टीआरई सेकंड की काउंसलिंग हो गई, इसके बाद से बहुत सारे लोगों को निकाला जाने लगा, तब मुझे लगा कि मुझे भी सीटेट की तैयारी मतलब इस बार का एग्जाम जरूर देना चाहिए। तो इस वजह से मैंने एग्जाम सीटेट का फॉर्म डाला और ये जुलाई में इसका एग्जाम होने वाला है। तो इसमें मैं टीआरई 4 के लिए जो मैं 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी, इसके लिए मैंने इस फॉर्म को भरा है। तो मैंने जैसे आपको बताया मैंने तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, बट उसके बावजूद जो साइंस और मैथ है, आपको पता है मेरा मैथ वीक है, बट उसमें जो पैडागॉजिकल सेक्शन आता है उनके कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं। तो इसमें मैंने एक चीज ध्यान दी, ये आपके मतलब प्रेजेंट माइंड के ऊपर होता है कि कैसे आपको उस समय किस स्थिति को कैसे टैकल करना है। तो हिंदी तो थोड़ा इजी लगता है कि हो जाएगा, ईवीएस भी थोड़ा बहुत हो जाता है। सीडीपी मतलब उसमें मतलब वो इतना इजी सब्जेक्ट है कि उसमें आप मेरे मतलब ऑलमोस्ट 25 से ऊपर ही नंबर आते थे, 25, 26, अगर बहुत लेस भी हुआ है तो 24, उससे मेरे कम नंबर कभी नहीं आए हैं। तो मतलब सीडीपी बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, उसमें अगर आप उसे एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो बन जाएगा। अब उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें भी पैडागॉजिकल सेक्शन होता है जो सिर्फ आप समझ के ऊपर ही मतलब कर सकते हैं, ऐसे वो नहीं बनने वाला है। तो इसी वजह से मैंने इस बार सोचा कि मैं पैडागॉजिकल सेक्शन पे बहुत ध्यान दूंगी और बाकी सब जो चीजें हैं वो तो आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर ही है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है, तो अब मैंने आपको बता दिया है हिंदी। हिंदी सभी के लिए इजी होती है, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं तो हिंदी बहुत इजी होती है, आप उस पर कमांड बना सकते हैं। उसके बाद ईवीएस भी बहुत अच्छा मतलब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो वो भी मतलब अच्छे से तैयार हो जाता है। सीडीपी भी बहुत सही है, अगर आप लोग इसमें तैयारी कर लेते हैं ये 3 सेक्शन में तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब हमें जो सब्जेक्ट है साइंस और मेरा मैथ है, तो अब मुझे उसकी पैडागॉजी पे ध्यान देना है, तो उसी की मैं तैयारी करने वाली हूँ। और इसी ये जो पांचों है 5 सब्जेक्ट है, इसमें पांचों पे आपने अगर कमांड बना ली तो उसके बाद आपका एग्जाम निकलने से मतलब कोई नहीं रोक सकता है, आपके 130+ आ ही जाएंगे। बट अब आपको इसके लिए सबसे पहली चीज, बल्कि सबसे पहली और आखिरी चीज करनी होगी वो है PYQs। PYQs कहाँ से मिलेंगे और कैसे हम उसे मतलब प्राप्त करें। तो देखिए आप यूथ पब्लिकेशन के ले सकते हैं, उसमें पूरा मतलब जैसे कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सालों दर सालों के उसमें दिए हुए। किरण पब्लिकेशन के भी ले सकते हैं। इसमें आपको जितना हो सके उतना PYQ सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने बड़े बड़े और लेंथी होते हैं ना कि उसको पढ़ने में ही मतलब 3, 4, 5 लाइन के ही क्वेश्चन होते हैं, उसके ऑप्शंस भी 3, 4, 5 लाइन के होते हैं। तो इसकी वजह से मतलब उसको पढ़ने में और उसको टैकल करने में टाइम बहुत जाता है। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करना होगा। टाइम कैसे चल जाता है पता नहीं चलता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा मतलब दिक्कत जाती है सभी लोगों को वो मुझे लगता है संस्कृत है। संस्कृत में भी जो संस्कृत का पैडागॉजी सेक्शन है, क्योंकि आपको संस्कृत तो आती नहीं समझ में, लेकिन उसमें पैडागॉजी सेक्शन भी समझना होता है, उसको फिर सॉल्व करना होता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप सबसे लास्ट में ही संस्कृत को सॉल्व कीजिएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने लिया होगा संस्कृत की जगह पे इंग्लिश तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। इसमें मैं आपको बस लास्ट में एक चीज पूरा जो वीडियो का सार है वो बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले सिलेबस देखना होगा, फिर उसके बाद PYQs देखना होगा। सबसे इसमें इजी सब्जेक्ट जिसमें आपकी कमांड है तो उसको देखिए और उसकी ही पैडागॉजी पहले सॉल्व कीजिए। आपका जो भी इसमें मतलब इजी आपका सब्जेक्ट है वो, और जो टफेस्ट सब्जेक्ट है उसको लास्ट में देखिए, उसको समझिए। देखिए इसमें अब मैं जो लास्ट चीज बताने जा रही हूँ वो ये कि इसमें टाइम कितना देना है। मैं तो BPSC TRE 3rd की भी तैयारी कर रही हूँ, इसी वजह से मुझे तो दोनों चीजें साथ में लेके चलनी है। तो मैं मात्र 2 घंटे ही तैयारी कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है सीटेट के लिए, और जो मुझे लगता है कि वो इनफ है। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा दिन सीटेट में दे तो ये जरूरी नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा वीक है तो आप 4 घंटे दीजिए, मुझे लगता है इनफ है 4 घंटे। और उसके अलावा अगर आप कम टाइम दे सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है 4 घंटे इनफ है। 4 घंटे आप इस पे कीजिए और 4 घंटे BPSC TRE 3rd पे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, आपके मन में कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी के रिप्लाईज देती हूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।